दोस्तों, ब्रजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं जो साइंस विषय से संबंधित है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है पोषण, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो पोषण क्या है और पोषण से संबंधित जो भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है या ग्रहण करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा जीव होगा जो भोजन का निर्माण भी करता होगा, और एक जीव ऐसा भी होगा जो भोजन का निर्माण नहीं करता होगा, वो केवल ग्रहण करता होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा जीव जो भोजन को स्वयं बनाने में सफल होता है, और एक ऐसा जीव जो अपना भोजन या अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे जीव या जंतु पर निर्भर रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है पोषण। पोषण दो तरीके से होता है। एक को हम कहते हैं स्वपोषण और दूसरे को कहते हैं परपोषण। अगर हम स्वपोषण की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और परपोषण को कहते हैं हेड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो स्वपोषण होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसलिए इसको हम स्वपोषी जीव भी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, दूसरे जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, उसको हम परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे कोई पौधा है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए पौधों को जो है स्वपोषी कहा जाता है। और यदि हम किसी जंतु की बात करें, जैसे किसी जंतु की अगर हम बात करें, मान लीजिए खरगोश है, ये खरगोश है, तो खरगोश इस पौधे पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। इसलिए खरगोश को परपोषी और पौधे को स्वपोषी। क्योंकि जो पौधा होता है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरोफिल। और पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधों में
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, अर्थात भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी, और खरगोश जो होता है वो पौधों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको परपोषी। और इस प्रक्रिया को, ये जो खरगोश की भोजन की प्रक्रिया है, इसी को हम परपोषण के नाम से जानते हैं, जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो और अब प्रश्न आता है कि जो ये ग्लूकोज बन के तैयार हुआ, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से जिस ग्लूकोज का निर्माण हुआ उसको हम स्टार्च कहते हैं, उसको हम स्टार्च कहते हैं, जिसको मंड के नाम से भी जाना जाता है, मंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, किस रूप में संचित रहता है, किस रूप में संचित रहता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो पौधों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो पौधों से भोजन यदि खरगोश प्राप्त करता है पौधे से भोजन तो वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, जबकि शेर यदि खरगोश को खाता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं उनको हम अपरदाहारी के नाम से जानते हैं, अपरदाहारी। ऐसे जीव को हम अपरदाहारी जीव कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डेट्रीओरस, जैसे केचुआ, जिसको हम अर्थवार्म भी कहते हैं, अर्थवार्म, और दीमक। ये ऐसे जीव हैं जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनको हम अपरदाहारी जीव के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है कैनिवल्स जीव।
कैनिवल्स जीव। कैनिवल्स जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन अपनी ही प्रजाति के छोटे जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम कैनिवल्स के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सांप हो गया। सांप क्या करता है? अपने से छोटे सांप को खाकर भोजन की प्राप्ति करता है। बिच्छुओं में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। बिच्छू क्या करता है? एक बिच्छू दूसरे बिच्छू के अंडों को खाकर अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो इसलिए ऐसे जीव कैनिवल्स जीव की श्रेणी में आते हैं, कैनिवल्स नाम से जाने जाते हैं। अगला है मृतोपजीवी, या इसको हम दूसरी भाषा में अपघटक भी कहते हैं। मृतोपजीवी को दूसरी भाषा में अपघटक बोला जाता है। ये मृतोपजीवी जीव कैसे हैं? तो ये सड़े गले पौधों आब्लिक जंतुओं से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। सड़े गले पौधों या जंतुओं से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको हम मृतोपजीवी जीव या अपघटक के नाम से जानते हैं। जैसे जीवाणु और कवक, ये ऐसे जीव हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु का शरीर हो सड़ा गला, तो उन सब चीज़ों से जब ये भोजन का निर्माण करते हैं तो ऐसे जीवों को हम मृतोपजीवी जीव के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है काप्रोफैगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काप्रोफैगी जीव क्या है? ऐसे जीव जो अपने मल या किसी दूसरे के मल के द्वारा अपने मल या दूसरे जंतुओं के मल से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। उनको हम काप्रोफैगी जीव के नाम से जानते हैं। ऐसे जीव को हम काप्रोफैगी जीव के नाम से जानते हैं, जो दूसरे जानवरों या जंतुओं के मल से या अपने मल का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे खरगोश अपने मल को खाकर अपने भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे काप्रोफैगी जीव कहा जाता है। और कारण क्या है कि ये अपने मल को दोबारा भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करता है? जिसका कारण ये है कि खरगोश की जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है। उस आहार नाल के छोटे होने के कारण खरगोश एक ही बार में
का जो पाचन तंत्र होता है, जो आहार नाल होता है, वो छोटा होने के कारण सेलुलोज का पाचन पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भोज्य पदार्थ के रूप में अपने मल को दोबारा प्रयोग में लेता है। उस सेलुलोज के पाचन के लिए दोबारा अपने मल का प्रयोग खरगोश करता है और इसको जो है इसीलिए काप्रोफाइगी जीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना काप्रोफाइगी के बारे में। आगे अगर हम बात करें स्वपोषण की, तो आइए देखते हैं कि स्वपोषण में क्या है। तो स्वपोषण अभी हमने देखा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और जंतु अपना भोजन नहीं बना पाता है। प्लांट जो पौधा है ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो क्या कारण है कि जंतु अपना भोजन नहीं बना पाता और पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है? तो इसका मेन कारण ये है कि इन पौधों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश में, जिसको हम सनलाइट के नाम से जानते हैं, सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे करते क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की मदद से ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी के बीच रासायनिक क्रिया होती है, जिसके माध्यम से पौधे ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। पौधे जो है ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। अब पौधों में रिडॉक्स की प्रक्रिया होती है। रिडॉक्स क्या होता है? पौधों में रिडॉक्स की प्रक्रिया होती है, या ये कह लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में रिडॉक्स की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्रक्रिया होती है? रिडॉक्स की प्रक्रिया होती है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए CO6CO2 6H2O। अब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हुई, यहाँ पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की मदद से रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12 O6
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2। तो ये प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की मदद से रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिससे ग्लूकोज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में या फोटोसिंथेसिस की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कार्बन डाई और जल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? कहाँ से मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से मुक्त होती है? तो आपका उत्तर होगा जल से। आपका उत्तर होगा जल से। इसमें देख रहे हैं ये जल है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। इस तरीके से अगर हम देखें आगे तो एक प्रकाश संश्लेषण में जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया होती है। एक होता है रिडक्शन, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर जाना। और रिडक्शन का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, रिडक्शन प्रक्रिया जो होती है इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन ये आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। कहने का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, जबकि जल से ऑक्सीजन का मुक्त होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जुड़ करके ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और जल से ऑक्सीजन का बाहर निकलना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो एक आता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम विजुअल लाइट भी कहते हैं। दृश्य प्रकाश जिसको हम विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश जिसको हम विजुअल लाइट के नाम से जानते हैं। दृश्य प्रकाश में की अगर हम बात करें तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को ही दृश्य प्रकाश बोला जाता है और इस दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। VI
विबग्योर। जिसको हम विबग्योर कहते हैं। दृश्य प्रकाश में सूर्य के प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं, जिसको हम विजुअल लाइट के नाम से भी जानते हैं। श्वेत प्रकाश भी इसको कहते हैं। तो ये बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडस, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ये जो क्रम लिखा गया है रंगों का, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है। कितने रंगों का होता है? दृश्य प्रकाश 7 रंगों का होता है, जिसको हम श्वेत प्रकाश के भी नाम से जानते हैं। वो 7 रंगों का होता है। और ये जो रंगों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं, ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते वेव लेंथ के रूप में लिखे गए हैं। बढ़ते वेव लेंथ के रूप में लिखे गए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वायलेट कलर का है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड कलर का है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? किस रंग में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस अधिक होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा रेड कलर। क्या उत्तर होगा? रेड कलर। हम ये कहेंगे कि रेड कलर में या लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर की जो वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य है, वो सबसे बड़ी होती है। इसलिए रेड कलर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि भाई वायलेट का वेव लेंथ तो सबसे कम है, तो इसका मतलब ये कि वायलेट कलर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ग्रीन कलर जो होता है, हरा कलर जिसको हम कहते हैं, ग्रीन कलर जो होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। क्यों कम होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? कारण अगर पूछा जाए कि ग्रीन कलर में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम क्यों होती है, तो कारण की अगर हम बात करें, क्योंकि हरी जो पत्तियां होती हैं, हरे रंग का प्रतिकर्षण करती हैं। यही कारण है, पत्तियां हरे रंग का प्रतिकर्षण करती हैं। यही कारण है कि हरा रंग प्रकाश के रंग को, प्रकाश जो है हरे रंग को प्रतिकर्षित कर देता है। प्रकाश जो है हरे रंग को
प्रतिकर्षित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग का प्रतिकर्षण कर देती हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग में सबसे कम और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रख के चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये लेक्चर अच्छी तरीके से आया होगा। और यदि क्लास का वीडियो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ता है, क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, तो आप 360 की क्वालिटी पे आप देखा करिए। और यदि लेक्चर थोड़ा सा धीमा सुनाई पड़ता है या थोड़ा सा गति बताने की धीमी रहती है, तो उसके लिए भी आप नॉर्मल से 1.25 रफ्तार पे अगर आप अपने वीडियो को मोबाइल पे देखते हैं तो अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।